आपके साथ रश्क गौरी और सुबह के 7:30 बजे को है और ये वक्त हो चला है जब आप अपने घरों में टीवी और सोशल मीडिया पर आने वाली तमाम खबरों की बाढ़ के बीच देखना चाहते हैं वो खबरें जिसका इम्पैक्ट पूरे समाज, देश, गांव और कस्बों पर पड़ता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की दस्तक 60 सेकंड में हिंदुस्तान की हर खबर। हमारा दावा है कि आधे घंटे में ना तो किसी राज्य की, ना किसी शहर की और ना ही किसी गांव की खबर हम आपसे छूटने देंगे। हर उस खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे जिनका सरोकार सीधे आपसे है और आपको नहीं दिखाई देंगी। आप जो कि चलिए आप शुरू करते हैं 60 सेकंड में खबरों का सिलसिला और खबरों के सिलसिले में हम आपको पूरी खबर विस्तार से महज 60 सेकंड के अंदर दिखाएंगे। तो बात बारिश बाढ़ से बेहाल होने वाले शहरों की। दरअसल जिस तरीके से पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बरस रही है, सैलाब तबाही मचा रही है और इंसान त्राहिमाम कर रहा है क्योंकि बारिश की वजह से पहाड़ों से लेके जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे स्थिति लोगों के लिए बद से बदतर हो चली है। देखिए 60 सेकंड की रिपोर्ट में कि पूरा माजरा आखिर क्या है। जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब बह रहा है। कई जगह आने जाने के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। इसी बीच स्कूल जाने के लिए छात्र छात्राओं के सामने सैलाब बड़ी चुनौती बन गया है। उफनते सैलाब से गुजरते इन बच्चों की तस्वीरें देखिए। नदी का बहाव इतना तेज कि जरा भी पैर फिसलता है तो पानी में बहना तय है, लेकिन स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पहाड़ों पर भी भारी बारिश ने इस बार तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर में भी हालात खराब है। जम्मू के ऊपरी इलाके में भारी बारिश के बाद पुंछ के मेंढर इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। नदी ने अपना दायरा बढ़ाया और रिहायशी इलाके के पास से गुजरने लगी। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि बारिश आखिर कैसे आफत बन रही है। सैलाब को देखकर लोग दहशत में हैं। तेलंगाना में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, जगह जगह जल भराव है जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम छात्रों ने सुलेमान हॉस्टल में के हिंदू युवक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की है। तो वहीं अब एएमयू में छात्रों की गुंडाई का मामला भी सामने आया और हिंदू मुस्लिम छात्रों ने आमने सामने जमकर के हंगामा काटा। मामले को लेकर पुलिस बल भारी तरीके से तैनात वहां कर दिए गए हैं। देखिए 60 सेकंड की इस पूरी रिपोर्ट में। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन बेशर्म मुस्लिम छात्र हिंदू छात्र पर एक लगातार बेल्टों से मारता रहा। वो जान की भीख मांगता रहा, लेकिन इस दुर्दांत छात्र का दिल एक भी बार पसीजा नहीं। मामला अलीगढ़ का है, जहां एएमयू के छात्रों की गुंडाई का मामला सामने आने के बाद से लोगों का विरोध शुरू हो गया है। वायरल वीडियो में मुस्लिम छात्रों ने सुलेमान हॉस्टल में ले जाने के बाद हिंदू युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद दर्जनों हिंदूवादी कार्यकर्ता एक साथ हो गए और एएमयू में कूच करते हुए जय श्री राम के नारों से जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी ओर जानकारी होने पर एएमयू छात्र भी हिंदूवादियों के सामने आकर अल्लाह हू अकबर के नारों से जमकर नारेबाजी की। घटना की सूचना पर पुलिस, पीएसी बल समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों को शांत कराते हुए मौके पर शांति व्यवस्था को कायम कराया गया। तो सोशल मीडिया पर वाइल्ड एनिमल से जुड़े हुए वीडियो तेजी से वायरल होते देखे जा रहे हैं। इनमें देखने वाली कई ऐसे नज़ारे होते हैं और कई चीज़ें तो इतनी ज़बरदस्त खतरनाक होती हैं कि जब आप इनको देखेंगे तो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और ऐसा ही एक वीडियो सामने निकल के आया है जहां से जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में ये जो जंगली जानवर हैं वो घुस आते हैं और फिर शिकार की तलाश करने लगते हैं। देखिए नासिक से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। आपने कभी सोचा या सुना है कि एक तेंदुए की बेइज्जती कभी कोई कुत्ता किया हो? नहीं ना,
लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि कुत्तों ने एक साथ मिलकर तेंदुए के साथ ऐसा कांड कर दिया कि तेंदुए को अपने अपमान का घूंट पीना पड़ा। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए एक तेंदुआ घर में घुस जाता है। दबे पांव वो कुत्तों पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही तेंदुआ कुत्ते पर हमला करता है वैसे ही दूसरा कुत्ता तेंदुए पर झपट पड़ता है। दोनों कुत्तों को देखकर तेंदुआ थोड़ा सहम सा जाता है, लेकिन इसके बाद भी तेंदुआ शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही कुत्ते बाहर मैदान में इधर उधर भागने लगते हैं और तेंदुआ घर से 9-2-11 हो जाता है। आखिरकार शिकार न कर पाने के मलाल से तेंदुए को भागना पड़ जाता है। वही मामले को लेकर पुलिस और वन अधिकारी इलाके में तेंदुए की छानबीन शुरू कर दी है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए बम विस्फोट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर विस्फोट ने दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त विनाश को फैलाया है। और आपको ये दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे इस इलाके यानी असाइदा जैनब शहर को निशाना भी बनाया गया और ब्लास्ट की ये दर्दनाक रिपोर्ट देखिए। सीरिया की राजधानी में दौड़ते भागते लोग, चीखते चिल्लाते लोग, जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोग। सीरिया में ये गुस्सा नहीं, ये विरोध भी नहीं है। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए बम विस्फोट की ये तस्वीरें हैं, जहां विस्फोट ने दमिश्क के ग्रामीण इलाके में असाइदा जैनब शहर को निशाना बनाया। बीते दिन शहर के एक बाजार में खड़ी कार में विस्फोट हो जाने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं इस विस्फोट से करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीरिया में हुए इस हमले में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे जिंदगी बचाने के लिए आम जनता और सीरियाई सेना जद्दोजहद कर रही है और घायल लोगों को एम्बुलेंस की गाड़ियों में रख रही है। कई लोग आग बुझाने के लिए पानी के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी दमिश्क में ये खौफनाक दृश्य कितना भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। राजस्थान में एक लाल डायरी ने राजनीति में इस वक्त उबाल ला दिया है। जी हां, और एक ऐसी ही डायरी जिसमें दावा तो ये किया जा रहा है कि गहलोत सरकार के तमाम भ्रष्टाचारों को लेकर इसमें पूरा काला चिट्ठा कैद है। तो वही राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी लाल डायरी को अपना हथियार बनाया और गहलोत सरकार पर किस तरह का हमला किया है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस लाल डायरी में जितने पन्ने नहीं होंगे उतने उसके चर्चे हो रहे हैं। डायरी में क्या है पता नहीं, लेकिन आरोप यही है कि इस डायरी में गहलोत सरकार के कई काले चिट्ठे कैद हैं। लाल डायरी और लाल होती सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे और ऐसे में वो भी नहीं चूके इस लाल डायरी का जिक्र करने में, और इतना तक बोल दिया कि जब ये लाल डायरी खुलेगी तो अच्छे निपट जाएंगे। 24 तारीख दिन सोमवार को राजस्थान विधानसभा में इस लाल डायरी को हिलाकर गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए थे। तभी से यह तय हो गया था कि अब ये मुद्दा राजस्थान में चुनावी मुद्दा बनेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए गहलोत सरकार को इतना भी बता दिया कि बीजेपी इस लाल डायरी को विधानसभा चुनावों तक कैश करेगी। राजस्थान बीजेपी को उस लाल डायरी के रूप में सियासत की संजीवनी मानो मिल गई। डायरी के सच पर अभी पर्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार का शोर गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल जरूर बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि यूपी को देश दुनिया में एक नई पहचान मिले, और वहीं योगी सरकार की कोशिश रंग भी लाती हुई नजर आ रही है और अब पर्यटन में भी यूपी नंबर 1 बन रहा है। सीएम योगी ने इसको लेकर के बड़ा बयान भी दिया है, तो आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पर्यटक अब गोवा नहीं बल्कि यूपी आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। काशी, मथुरा, अयोध्या के साथ आज यूपी के शहर शहर चमक रहे हैं। योगी सरकार जिस तरह से कायाकल्प कर रही है उसे देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी पर्यटक आ रहे हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बनने के बाद पर्यटन को अब नई ऊंचाई मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए उसका ये नतीजा है कि अब गोवा नहीं बल्कि यूपी टूरिस्टों की पहली पसंद बन गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 हो रहा है। पर्यटन विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों से
ये बात साफ हो जाती है कि वर्ष 2022 के आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी में रिकॉर्ड तोड़ 7 करोड़ 12 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं। वहीं विदेश से आए पर्यटकों की तादाद 4.10 लाख रही। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के साथ गंगा किनारे घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया। गंगा नदी में क्रूज चलाए गए। वहीं योगी सरकार ने भगवान राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर बदल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो यूपी में कई शहरों और स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आगरा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए और ये संकेत साफ तौर पर दे दिए कि आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जाएगा। इसका नाम बदलकर मनकामेश्वर रखा जा सकता है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताजनगरी में मेट्रो परियोजना का जायजा लिया। इसी दौरान सीएम योगी ने ये साफ कर दिया कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में जामा मस्जिद स्टेशन की जगह मनकामेश्वर मंदिर का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि मनकामेश्वर मंदिर तक स्टेशन बनकर तैयार है। जो प्रायोरिटी सेक्टर है 6 किलोमीटर का, ताज पूर्वी गेट से लेकर के मनकामेश्वर मंदिर तक, पिछले काफी समय से मांग की जा रही थी कि आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जाए। इसको लेकर आगरा मेट्रो के एमडी ने भी कहा कि अगर सरकार की ओर से आदेश आएगा तो इसका पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदला जाए, देखिए सीएम साहब ने आज उसका खुद नाम मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन का है, तो क्या इसको आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार बोलेगी सरकार उसी हिसाब से चले। सीएम साहब बोल के नहीं, बिल्कुल वही होगा जो साहब बोल के जाएंगे। सीएम योगी के बयान के बाद जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलना तय है। फातिमा बन चुकी अंजू अब वतन की वापसी कर सकती हैं क्योंकि उसके वीजा की अवधि 20 अगस्त को खत्म हो रही है। तो उधर पाकिस्तान ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और ये कहा है कि अगर अंजू भारत वापस आती है तो फिर उसकी हत्या की जा सकती है। ये पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चों की ममता को दिल में दफन करने वाली फातिमा बन चुकी अंजू इस वक्त पाकिस्तान में है। 20 जून को अंजू के वीजा की मियाद खत्म हो रही है। मतलब साफ है, अंजू को उससे पहले पाकिस्तान छोड़ना होगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। अंजू को लेकर पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि अगर अंजू हिंदुस्तान वापस आती है तो उसकी हत्या हो सकती है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि अंजू वीजा की मियाद खत्म होते ही भारत की बजाय किसी और पड़ोसी देश का रुख कर सकती है। इस तरह के बयानों ने अंजू की वापसी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर अंजू के पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह का एक हलफनामा भी सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि अंजू महीने के आखिर तक पाकिस्तान से निकल जाएगी। अंजू की वतन वापसी को लेकर भारत में मौजूद अंजू के पति अरविंद ने मांग की है कि अंजू के वीजा और पासपोर्ट सभी रद्द किए जाएं। इतना ही नहीं, अगर अंजू भारत लौटती है तो वो उसे नहीं रखेंगे। ठीक 23 दिन के बाद अंजू की किस्मत का फैसला होने वाला है। अंजू पाकिस्तान में अगर नसरुल्लाह की बीवी बनकर रह गई तो फिर उसे वहाँ के कानून के मुताबिक वहाँ की नागरिकता लेनी होगी, लेकिन उससे पहले अंजू को भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। तो पाकिस्तान में अंजू के कथित पति नसरुल्लाह से इंडिया डेली लाइव के संवाददाता कोमल बहल ने फोन पर बातचीत की। जी हां, नसरुल्लाह से बातचीत की है। क्या क्या खुलासा किया गया है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि नसरुल्लाह का अंजू यानी कि जो फातिमा बन चुकी है उनको लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरह के दावे यहां पे नसरुल्लाह ने किए हैं। पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह के प्रेम जाल में फंस चुकी अंजू भारत लौटना चाहती है। वो भारत में बसने के लिए नहीं आ रही, बल्कि मजबूरी में हिंदुस्तान आ सकती है क्योंकि उसकी वीजा अवधि 20 अगस्त को खत्म होने वाली है। हालांकि अंजू के कथित पति नसरुल्लाह का कुछ और ही दावा है। उसका कहना है कि अंजू बच्चों की खातिर हिंदुस्तान आना चाहती है। ये खुलासा खुद नसरुल्लाह ने इंडिया डेली लाइव पर किया है। हमारी संवाददाता कोमल बहल ने व्हाट्सएप के जरिए सीधे नसरुल्लाह से बात की। जब हमने नसरुल्लाह से पूछा कि क्या अंजू से शादी हो चुकी है और क्या उससे जबरदस्ती शादी की गई है, तो नसरुल्लाह ने किसी भी तरह के प्रेशर से इनकार कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान ने नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि फातिमा बन चुकी अंजू अगर हिंदुस्तान लौटती है तो उसकी हत्या हो सकती है। इस पर नसरुल्लाह ने भी अपना डर जाहिर किया है। हालांकि नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू तय समय सीमा के भीतर हिंदुस्तान वापस लौट जाएगी, जहां से वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आएगी।
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर अभी रोक जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। तो सुनवाई चल रही थी और इसके बाद ही कोर्ट ने 3 अगस्त तक के लिए फैसला भी सुरक्षित रख लिया है और इसलिए अब जो एसआई की सर्वे है उस पर रोक लगाई गई है 3 अगस्त तक के लिए। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई गुरुवार को करीब 1 घंटे तक चली। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब एएसआई सर्वे पर फैसला 3 अगस्त को आएगा। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले इंतजामिया कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान नकवी ने अपना पक्ष रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि मंदिर पक्ष ढांचे की खुदाई कराना चाहता है, जिससे पुराना ढांचा गिर सकता है। मस्जिद पक्ष के वकील ने आशंका जताई कि वैज्ञानिक सर्वे से ढांचे को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। शाम को दोबारा हुई सुनवाई में एएसआई की ओर से एडिशनल डायरेक्टर जनरल आलोक त्रिपाठी उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि अब तक सर्वे का कितना काम पूरा हुआ है। इस पर उन्होंने बताया कि 5% काम पूरा हो चुका है। कोर्ट ने जानना चाहा कि आप सर्वे का काम कब तक पूरा कर लेंगे। आलोक त्रिपाठी ने बताया कि 31 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। तमाम विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो वहीं आज विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया के सांसद विरोध जताने के लिए संसद में कल वो काले कपड़े पहनकर पहुंचे हुए थे और जिसके बाद उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। इसी से जुड़ी हुई ये बेहद ही खास रिपोर्ट देखिए। मणिपुर हिंसा के विरोध में विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। संसद के मॉनसून सत्र के 6वें दिन विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच गए। विपक्षी दलों का कहना है कि मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए वो काले कपड़े पहनकर संसद के अंदर आए हैं। काले कपड़ों को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये भारत की अस्मिता का सवाल है। गोयल ने आगे कहा कि विपक्ष के तन मन दिल सब में काला है। मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है। आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं कि विपक्षी दलों का अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद सिर्फ सरकार गिराना हो। कई बार किसी अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो बिजली पर बवाल हुआ है और पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की यहां पे मौत भी हुई है। तो वहीं सुशासन पर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। बिहार में कानून का राज किस तरह से कायम किया जा रहा है, इसका एक वीडियो सामने आया है। वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं और रिपोर्ट भी जरा देखिए। हंगामे वाला सुशासन, गोली मारने वाला सुशासन, बिजली कटौती वाला सुशासन, तो 2 लोगों की मौत वाला सुशासन। बिहार में किस तरह नीतीश सरकार सुशासन की जमीन पर उतर रही है, इसकी एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कटिहार में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जब प्रदर्शन किया, बिजली व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने धरना दिया, तो हंगामा भी हुआ, पत्थर भी चले। तो कार्रवाई के तौर पर पुलिस ने पहले हवाई फायरिंग की और जब बात नहीं बनी तो भीड़ पर गोलियां चला दी और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार की इस घटना से राजनीति में उबाल है, तो बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह हमलावर है। सुशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं और सियासत भी भरपूर जारी है। एक तरफ नीतीश सरकार की पुलिस लोगों को गोली मार रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश के ऊर्जा मंत्री गोली को जायज ठहराने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो लोग बदमाशी करेंगे तो क्या पुलिस उन्हें गोली नहीं मारेगी। बरसात का मौसम, कहीं ठंडा होता है, कहीं बारिश हो जाती है, थोड़ा टीपी का प्रॉब्लम आजकल होता है पूरे ऑल ओवर द कंट्री।